नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित कुमार और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। यह कालसर्प योग क्या है, इसके जीवन में क्या परिणाम होते हैं, परिणामों का निवारण कैसे होता है तथा निवारण के बाद क्या सचमुच शांति मिलती है और सुख मिलेगा, इन प्रश्नों का उत्तर इतना सरल नहीं जितना कि सामान्य जन आशा लगाए रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि प्रत्येक लग्न राशि के आधार पर यदि देखा जाए तो 12 लग्न राशि होगी और प्रत्येक लग्न राशि में 24 प्रकार के कालसर्प योग बन सकते हैं, राहु केतु और केतु राहु के प्लेसमेंट के आधार पर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुल 288 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं। इसीलिए इसको समझने के लिए जन्म कुंडली को सूक्ष्मता से देखना अति आवश्यक है। जन्म कुंडली के प्रकाशित या अप्रकाशित हिस्से को यह देखना अति आवश्यक है कि उसमें कालसर्प योग बन रहा है या नहीं। अब इन 288 प्रकार के कालसर्प योग में भी अनेक विषमताएं हैं। कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जो कालसर्प योग को कमजोर बनाते हैं और कुंडली में उसी प्रकार अन्य भी ऐसे योग होते हैं जो कालसर्प योग के अशुभत्व में वृद्धि करने वाले होते हैं, अर्थात कि कालसर्प योग के फल को कई गुना बढ़ाने वाले होते हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु केतु के साथ बृहस्पति हो तो आपकी कुंडली में चांडाल योग का भी निर्माण हो रहा है। कुंडली में कालसर्प योग तो है ही, साथ ही चांडाल योग भी है, तो यह कालसर्प योग के फल को और बढ़ा देगा। क्योंकि राहु केतु एक एक्सट्रीम एनर्जी है, उन्हें ग्रह पिंड की मान्यता प्राप्त नहीं है, वह एक छाया ग्रह माने गए हैं, अर्थात कि वह एक एनर्जी के समान है और वह एनर्जी रूप में ही काम करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू। कई विद्वानों का यह मत है कि राहु केतु के साथ यदि चंद्रमा हो और कुंडली में कालसर्प योग बनता हो तो वह कालसर्प योग के फल को 10,000 गुना बढ़ा देता है। राहु केतु को सूक्ष्म दिव्य संचालन करने वाला ग्रह बोला गया है, अर्थात कि राहु केतु एक कैटलिस्ट के समान काम करता है। जिस भी ग्रह के साथ वह बैठता है उस ग्रह की प्रवृत्ति, गुण, दोष सभी चीज धारण कर लेता है। जिस भी राशि में वह बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार वह अपने रंग ढंग को बदल लेता है। इस जीवन काल में जो ऐसे अप्राप्य वस्तु हैं जो आपको इस जीवन काल में प्राप्त करना है वह राहु निर्धारित करता है, और जो पूर्व जन्मों में आपने अचीव कर लिया है उसमें एक्सपर्टीज है आपकी, वह केतु निर्धारित करता है। इसीलिए राहु और केतु इतना महत्वपूर्ण ग्रह है और वह कालसर्प योग का भी निर्माण करता है। और उन्हीं राहु केतु से यदि कोई अन्य ग्रह भी ग्रसित है तो उसका अपना भी फल होता है और वह कालसर्प योग के फल को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। उसी प्रकार यदि कुंडली में कालसर्प योग बनता है लेकिन आपकी कुंडली में एक पंच महापुरुष राजयोग भी है तो वह आपके कालसर्प योग के फल को थोड़ा कम करता है। उसी प्रकार सूर्य बुद्धातिक योग है या फिर चंद्र मंगल का चंद्र मांगल्य योग है जिसे या फिर लक्ष्मी योग कहते हैं। तो इस प्रकार के योग होने से वह कालसर्प योग के शुभत्व को कम करता है। उसी प्रकार यदि कुंडली में कालसर्प योग हो और बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, सूर्य या चंद्रमा, इन 6 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह अपने उच्च की राशि या फिर स्वराशि में होकर केंद्र में बैठा हो और इसके साथ अन्य 3 ग्रह भी बैठे हो तो वह कालसर्प योग के फल को भंग कर देता है, अर्थात कि कालसर्प योग होने पर भी आपको कालसर्प योग का फल प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार की विषमताएं हैं। तो अब मान लीजिए आपके कुंडली में कालसर्प योग है, आपको किसी ने बोला कि आप कालसर्प योग का खंडन शांति विधान करवा लें, आपने करवा लिया और फिर भी आपको शांति नहीं मिल रही क्योंकि आपके कुंडली में अन्य और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसको भी सॉल्व करना अति आवश्यक है। इसीलिए कालसर्प योग का इतना इजी उपाय नहीं होता, बल्कि शास्त्रों में कालसर्प योग का वर्णन ही नहीं है। यह तो आज के जो आचार्य हैं, जो समयुगी आचार्य हैं, उन्होंने इसको कालसर्प योग का नाम दिया है और इसका एक शांति विधान बनाया गया कि कर्मकांड के आधार पर
इसकी किस प्रकार शांति की जाए। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि काल सर्प योग यदि कुंडली में है तो उसका फिजिकल शांति से अधिक जो एनर्जी वाइज शांति होती है उसको करना अति आवश्यक है। आपको राहु केतु के एनर्जी को समझना होगा। बाकी अन्य ग्रह यदि कोई बैठा हो राहु केतु के साथ तो उसे समझने की आवश्यकता है। साथ ही जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है राहु केतु, उसको समझकर आपकी लाइफ में वह किस प्रकार आपको प्रभावित करता है, किस प्रकार वह आपके जीवन में अराइज हो रहा है वो काल सर्प योग, उसको समझने के बाद ही आप सटीक उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों 288 प्रकार के काल सर्प योग को कुल 12 प्रकार के काल सर्प योग में विभाजित किया गया है और उसका विभाजन राहु केतु के प्लेसमेंट के आधार पर किया गया है। तो आपका कुंडली में जो भी लग्न की राशि हो पर राहु केतु जहां पर बैठे हुए हैं उस आधार पर आपको देखना है कि आपका कौन सा काल सर्प योग है। पर प्रत्येक लग्न राशि के आधार पर भी काल सर्प योग का एक अपना फल होता है, क्योंकि हर एक लग्न राशि के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं और उस ग्रह से राहु केतु का किस प्रकार का संबंध है वह निर्धारित करता है कि किसी भी अमुक लग्न राशि में काल सर्प योग किस प्रकार एक बेसिक फल प्रदान करेगा। और उसको समझने के लिए दोस्तों आप मेरे पूर्व के वीडियो सीरीज में देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रत्येक लग्न राशि के ऊपर काल सर्प योग का क्या फल होता है उसके ऊपर हमने बात किया है। आज हम राहु केतु के प्लेसमेंट के आधार पर काल सर्प योग के ऊपर बात करेंगे, जिसको आज के आचार्यों ने 12 प्रकार का बतलाया है, जिसको हम इस प्रकार के नाम से जानते हैं: अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कर्कोटक, शंखपाल, शंखनाद, पाताल, विषाक्त, शेषनाग। तो यह 12 प्रकार के काल सर्प योग हैं। प्रत्येक काल सर्प योग के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों फलादेश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि काल सर्प योग है क्या, काल सर्प योग की क्या महत्ता है और राहु केतु इतना महत्वपूर्ण ग्रह कैसे है। किसी भी जन्म कुंडली में राहु केतु के मध्य जब सभी ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। यदि एक या एक से अधिक ग्रह राहु केतु के साथ बैठे हों तो इसका अर्थ यह नहीं कि काल सर्प योग भंग हो रहा है। उसके लिए आपको राहु केतु के अंश को, बाकी ग्रहों के अंश को देखना आवश्यक है, लेकिन मुख्य केस में यह काल सर्प योग का निर्माण ही करता है। पर यदि सभी ग्रह राहु केतु के एक्सेस में हो और कोई एक ग्रह उनसे बाहर निकला हुआ हो तब वह योग का भंग होता है, काल सर्प योग का भंग हो जाएगा। पर हाँ, राहु केतु के अंशों से अलग पड़ा यह ग्रह यदि अधिक अंशों में हो तभी यह योग भंग होगा, अन्यथा काल सर्प योग बनेगा ही, जिसे हम आंशिक काल सर्प योग कह सकते हैं। काल सर्प योग का प्रभाव विश्व एवं व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है, अतः इस योग का वास्तविक मूल्यांकन होना अनिवार्य है। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है ऐसे व्यक्तियों को नियति या प्रारब्ध के हाथ का खिलौना ही समझना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ से भी बढ़कर प्रारब्ध इनके जीवन में अनेक घटनाओं को उत्पन्न करता रहता है। अर्थात कि आपके कुंडली में यदि काल सर्प योग है तो आप पुरुषार्थ करेंगे, अर्थात कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को समझेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, फिर भी उसका जो फल है वह राहु केतु के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। और ऐसे भी पूर्व संचित कर्मों के भोगों का जो लगाम है वह राहु केतु के हाथ में ही होता है। राहु केतु की महादशा, अंतर्दशा एवं गोचर भ्रमण में इसका फल महत्वपूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता है। काल सर्प योग की यह एक विशेषता है कि ऐसे जातक का जन्म निश्चित रूप से कर्म भोगने के लिए ही होता है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे जातक का जन्म माना जाता है और किसी भी अवतरित आत्मा की संतान भी काल सर्प योग वाली ही होती है। सूक्ष्म दिव्य संचालन राहु केतु करते हैं, इसीलिए इन्हीं के द्वारा काल सर्प योग का निर्माण होता है। यदि आप अब्राहम लिंकन या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली उठाकर देखेंगे तो उनकी कुंडली में भी काल सर्प योग का निर्माण हो रहा था और विधाता, प्रारब्ध, नियति ऐसे ही जातक को किसी विशेष कार्य के लिए चुनती है, क्योंकि राहु केतु में ही वह सामर्थ्य है कि वह काल की गणना को दे सके।
दोस्तों, शास्त्रों में चंद्रमा को कॉन्शियसनेस कहा गया है और राहु केतु को पाथ ऑफ दैट कॉन्शियसनेस कहा जाता है, अर्थात कि वह कॉन्शियसनेस जो चंद्रमा जिस पाथ में भ्रमण करते हैं वह पाथ राहु केतु है, अर्थात कि उस पाथ का जो नॉर्थ नोड है वह राहु है और साउथ नोड केतु माना गया है। इसीलिए राहु केतु एक छाया ग्रह है, एक एनर्जी का रूप है जो इस कॉन्शियसनेस को संचालित करता है, आपके कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और यूनिवर्सल माइंड को संचालित करता है। पर दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि हर बार यह कार्य बड़ा ही हो ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी दाम्पत्य को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसे में किसी सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ संत ने उनको वचन दिया और उनके आशीर्वाद स्वरूप उनको संतान की प्राप्ति हुई, तो वैसे संतान की कुंडली में अवश्य ही यह कालसर्प योग रहेगा, अर्थात कि आपका जन्म हुआ है लेकिन किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए, इसीलिए आपको कुंडली में कालसर्प योग रहेगा। तो आपको समझना है कि यह कालसर्प योग का अर्थ ही है पितृदोष। पितृदोष के बिना कालसर्प योग का निर्माण नहीं हो सकता, अर्थात कि पितृश्राप, पितृ ऋण या फिर किसी सर्प ऋण के कारण इस कालसर्प योग का निर्माण होता है। अब कालसर्प योग वाले जातक सामान्य जातक से, सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग होते हैं और इस योग का कुछ सकारात्मक फल है और कुछ नकारात्मक फल भी है। और इसका मूल आधार जन्म कुंडली में राहु केतु कहाँ पर बैठे हैं, साथ ही आपका कौन सा लग्न राशि है, उस पर यह पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही कालसर्प योग के परिणामों की तीव्रता का अवलोकन भी किया जा सकता है। कुंडली में यदि चतुर्थ भाव, अष्टम भाव या फिर द्वादश भाव में राहु या केतु से कालसर्प योग बनता है तो वह सबसे अधिक नकारात्मक माना गया है और इस योग का फल अधिक से अधिक तब मिलता है जब राहु केतु की महादशा या अंतर्दशा आती है या फिर राहु केतु गोचरवश उस भाव से गोचर करते हैं जिस भाव में आपकी कुंडली में वो विराजमान है। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु काफ़ी स्ट्रांग है और कालसर्प योग का भी निर्माण होता है, तो मैं आपको बतला दूं कि राहु केतु की यदि आपकी कुंडली में दशा चल रही है, महादशा विशेष तौर पे, और उस अवधि में यदि राहु केतु उसी भाव से गोचर करते हैं तो वह आपको माला माल बना देगा। इसको समझने के लिए हम सुप्रसिद्ध उद्योगपति धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली को देख सकते हैं। उनकी कुंडली में भी कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है। इनकी कुंडली में राहु तृतीय भाव में है और केतु मंगल के साथ नवम भाव में स्थित है। अब इनके जीवन में राहु की महादशा जब से प्रारंभ हुई और जैसे ही राहु उनके तृतीय भाव में गोचर किया, उसी समय से 18 वर्ष के अंदर ही उनको जीरो से हीरो बना दिया। इन 18 वर्ष की अवधि में, अर्थात कि राहु की महादशा में, राहु ने उन्हें हर प्रकार से साथ दिया और उनका सकारात्मक फल का ही यह परिणाम है कि आज उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उसी प्रकार यदि हम सुप्रसिद्ध शेयर दलाल हर्षल मेहता जी की कुंडली देखते हैं तो उनके चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है और केतु उनके दशम भाव में स्थित है। और जब हम उनके जीवन का अवलोकन करते हैं तो राहु की महादशा में उनका जो शुरुआती समय था वो काफ़ी सर्वोत्तम गया, काफ़ी अच्छा गया, किंतु सूर्य की अंतर्दशा शुरू होते ही और उसमें राहु उनके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करते ही उनकी धरपकड़ हुई, उनके सभी रहस्यों का पर्दाफाश हो गया। अर्थात राहु केतु ने हर्षल मेहता जी को हीरो से जीरो बना दिया और आप देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में भी कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, राहु का अधिकार नागलोक पर माना गया है और मानव की मृत्यु के बाद यदि अभी भी उसकी वासनाएं समाप्त नहीं हुई, उसकी कामनाएं, वासनाएं परिवार की ओर रहीं, अर्थात कि उस जातक ने अपने जीवन में पुरुषार्थ नहीं किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष को नहीं समझा, तो उसकी मृत्यु के बाद वह नाग योनि में जन्म लेता है और अनुकूल समय पाते ही वह ममत्व के कारण उसी परिवार में पुनः जन्म लेता है। इस प्रकार पुनर्जन्म हो तो भी कालसर्प योग रहेगा ही। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, यदि किसी के कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है और सूर्य चंद्रमा में से कोई भी एक ग्रह यदि पीड़ित है, किसी भी प्रकार से पीड़ित है, मान लीजिए त्रिक भाव में बैठा हुआ हो या फिर राहु केतु के साथ ही हो या फिर नीच की अवस्था में हो,
तो ऐसे जातक मुख्यतः पितरों के श्राप के कारण उनको काल सर्प योग होता है। पूर्वजों के द्वारा किया गया दुष्कर्मों के कारण ही उनकी ऐसी अवस्था होती है। दोस्तों, ऐसे प्रसंगों में मुख्यतः नाग देवता की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और बहुत ही श्रेष्ठ। यदि आप अपने घर के पूजन स्थान में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करते हैं, उसमें चांदी या तांबे का एक नाग अर्पण करते हैं, उनको काले पत्थर का नंदी जी, डमरू, त्रिशूल आदि रखकर नित्य प्रति शुद्ध जल, दुग्ध, भस्म, भांग, चंदन आदि से पूजन करके कुछ स्तोत्रों का पाठ करते हैं तो काल सर्प योग स्वतः ही समाप्त होता है। दोस्तों, फलादेश प्रारंभ करते करते मैं आपको बहुत ही उत्तम आध्यात्मिक कोट बतलाना चाहूँगा। नाग संपत्ति का प्रतीक है। सृष्टि की संपूर्ण धन संपदा पर नागों का आधिपत्य है। जो व्यक्ति धन संपत्ति की लालसा से दूर होते हैं, उनकी नाग रूपी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर वे पूर्णतया इस नाग पाश से मुक्त हो जाते हैं। राहु केतु के नाग पाश से महापुरुष ही मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वे काल को अपने वश में कर लेते हैं। आइए हम फलादेश के ऊपर बात करें। 12 प्रकार के काल सर्प योग में से 11वां काल सर्प योग है विषाक्त काल सर्प योग। विषाक्त काल सर्प योग का निर्माण कुंडली में जब राहु ग्रह एकादश भाव में स्थित हो और केतु ग्रह पंचम भाव में स्थित हो, साथ ही इन दोनों ग्रहों के मध्य बाकी के 7 ग्रह आ जाएं, तब वह विषाक्त काल सर्प योग का निर्माण करता है। विषाक्त काल सर्प योग के कारण मुख्यतः कुंडली का एकादश भाव तथा पंचम भाव प्रभावित होता है। तो इस काल सर्प योग को समझने के लिए हमें कुंडली का एकादश भाव तथा पंचम भाव को समझना होगा। साथ ही इस भाव में राहु और केतु किस प्रकार काम करते हैं उसको समझना होगा। तो कुंडली का एकादश भाव किसी भी प्रकार के आय का स्थान माना गया है। आपके बड़े भाई बहन, कार्य स्थान में उन्नति, उपलब्धि तथा आपका नेटवर्क सर्कल का स्थान है कुंडली का एकादश भाव। आपके नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल या फिर आपके कोलीग्स जिसके साथ आप बैठकर काम करते हैं, अपने कर्म स्थान में सहकर्मी, इन चीज़ों का भाव कुंडली का एकादश भाव है। समाज में मान, प्रतिष्ठा, पद, कीर्ति, यश, ये सभी चीज़ें हम कुंडली के एकादश भाव से देखते हैं, क्योंकि कुंडली का एकादश भाव दशम से द्वितीय स्थान में होता है। इसलिए यह दशम भाव का धन स्थान है, अर्थात वहाँ पर इससे संबंधित जो आपके कार्य स्थान, जो आपने कर्म किया है, उससे संबंधित जो जमा पूंजी है, जो उस कर्म का फल है, वह कुंडली का एकादश भाव होता है। इसलिए कुंडली का एकादश भाव में शुभ ग्रह होना या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि होना अति आवश्यक है, तभी आपके कर्म के शुभ फल की आप आकांक्षा कर सकते हैं। अन्यथा आप कैसे भी कर्म करेंगे, यदि आपके कुंडली का एकादश भाव डिस्टर्ब्ड है तो वह आपको शुभ परिणाम तक नहीं पहुंचाएगा। जीवन में किसी भी प्रकार के आय, आपका निजी आय या फिर किसी भी प्रकार के आय, कुछ अच्छा आय, बुरा आय, जो भी आपके जीवन में एक्सटर्नल फोर्स आता है, वह सभी कुंडली का एकादश भाव है। उसी प्रकार कुंडली का पंचम भाव मुख्यतः संतान का स्थान माना गया है। संतान, ईश्वरीय कृपा, पूजा पाठ, भक्ति, मंत्र सिद्धि, किसी प्रकार के स्पेकुलेशन बिजनेस जैसे कि सट्टा, लॉटरी, इस प्रकार की चीज़ें, तो ये सभी चीज़ें हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। यह शिक्षार्जन, विद्यार्जन, आपके ग्रेजुएशन का पढ़ाई, ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी, ये सभी हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। आपने किस प्रकार का शिक्षा अर्जन किया है, आफ्टर स्कूलिंग आपने कॉलेज में कौन सी पढ़ाई की है, ये सभी हम कुंडली के पंचम भाव से देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक रहस्य की बात बतला दूं, राहु ग्रह जिस भी भाव में बैठा होता है, उससे जस्ट दूसरा घर के फल को वह नष्ट करता है। उसी प्रकार केतु ग्रह जिस भी भाव में बैठे होते हैं, उससे एक घर पहले के फल को वह नष्ट करते हैं। जिस भाव में वह बैठे हैं उसको भी वह दूषित करते हैं, साथ ही उसके एक घर आगे और एक घर पीछे के फल को वह नष्ट करते हैं। इसीलिए विषाक्त काल सर्प योग वाले जातक के लिए कुंडली का द्वादश भाव भी उतना ही प्रभावित होता है, अर्थात आपका मोक्ष का स्थान है द्वादश भाव, लॉस का स्थान है, किसी भी प्रकार के लॉस, तन, मन, धन, इन तीनों से संबंधित जो भी लॉसेस हैं वो सभी हम कुंडली के द्वादश भाव से देखते हैं। विदेश का स्थान माना गया है। उसी प्रकार केतु ग्रह चतुर्थ भाव को भी प्रभावित करेगा, नष्ट करेगा। तो चतुर्थ भाव आपकी माता का स्थान है। माता, भूमि, वाहन, मकान, पैतृक संपत्ति, माता के द्वारा प्राप्त ज्ञान, विद्या, सुख सुविधा, आपके
घर में आपका कंफर्ट जोन, आपका बेडरूम, ये सभी चीज़ें हम कुंडली के चतुर्थ भाव से देखते हैं। क्योंकि कुंडली का पंचम भाव चतुर्थ भाव का द्वितीय भाव है। उसी प्रकार राहु ग्रह जहाँ पर बैठे हैं अर्थात एकादश भाव द्वादश भाव से द्वादश भाव में है, अर्थात द्वादश भाव का जो लॉस है वह वहाँ पर राहु बैठे हैं और चतुर्थ भाव का जो गेन है वहाँ पर केतु बैठे हैं। इसीलिए यह विषाक्त कालसर्प योग कुंडली के एकादश भाव, द्वादश भाव तथा चतुर्थ और पंचम भाव को पूर्णतः प्रभावित करता है। उसी प्रकार राहु और केतु को समझा जाए तो यह एक छाया ग्रह है, अर्थात इसका कोई भी पिंड नहीं है आकाशमंडल में। चंद्रमा और पृथ्वी का जो एक्सिस है वो एक्सिस आपस में जहाँ पर कटता है उसके जो नॉर्थ पार्ट है उसको राहु कहा गया है और केतु को साउथ नोड कहा गया है। तो यह राहु और केतु आपके मन के थ्रू काम करता है। अनेक मन है, जैसे आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सब कॉन्शियस माइंड, यूनिवर्सल माइंड, इस तीन मन के थ्रू राहु और केतु काम करता है। राहु और केतु के विषय में और डीप समझने के लिए आप मेरे राहु और केतु के वीडियो को देखें। तो राहु एक ऐसा एनर्जी है जिस भी भाव में वो बैठता है उस भाव से संबंधित चीज़ें आपको इस जीवन में अर्जित करनी होती हैं, समझनी होती हैं, पुरुषार्थ करना होता है। क्योंकि राहु का यह कहना है कि जिस भी भाव में मैं बैठा हूँ उस भाव से संबंधित फल तुमने अपने पूर्व जन्मों में अर्जित नहीं किया है, इसलिए इस जन्म में तुम्हें उसमें पारंगत हासिल करना है, उसे समझना है। उसी प्रकार केतु ग्रह जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड फल को, कारक तत्वों को काटते हैं, कमी उत्पन्न करते हैं, एक अलगाववादी स्थिति उत्पन्न करते हैं। क्योंकि केतु का यह कहना है कि जिस भी भाव में मैं बैठा हूं उस भाव से संबंधित फल तुमने अपने पूर्व जन्मों में पूर्व ही अर्जित कर लिया है, उसे समझ लिया है, इसलिए तुम्हें उस भाव में ध्यान नहीं देना जिस भाव में मैं बैठा हूं उससे जस्ट अपोजिट राहु जहां पर बैठा है वहां पर आपको ध्यान देना है। पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपस में एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ती है और यही कारण है कि यह राहु और केतु बिल्कुल अपोजिट होते हुए एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है और यह पाप ग्रह माना गया है। और इसी दृष्टि के कारण यह व्यक्ति के जीवन में अनेक उलझन उत्पन्न करता है। तो विषाक्त कालसर्प योग के कारण मुख्यतः जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है, अपनी माता से दूर रहना पड़ता है। यदि वो जातक अपनी माता से दूर नहीं है, अपने जन्म स्थान में ही है, तो यह देखा जा सकता है, साफ साफ देखा जा सकता है कि उस जातक की तरक्की रुक जाएगी, अर्थात उसका ग्रोथ ही रुक जाएगा। क्योंकि हमें राहु और केतु के साथ चलना है, राहु और केतु को हमें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना, उसके से लड़ना नहीं है, उसके अनुसार चलकर ही हम राहु और केतु के दुष्परिणाम से निकल सकते हैं। पर यहाँ पर हमें चालाकी से काम करना है। तो ऐसे जातक अपने मातृभूमि से, अपनी माता से दूर रहने वाले होते हैं। साथ ही बड़े भाई के साथ विशेष रूप से विवाद इनका होता है। बड़े भाई से इनका अनबन सदैव लगा ही रहेगा, बाल्यावस्था से ही किसी न किसी प्रकार का अनबन, यहाँ तक हाथापाई भी होने की संभावना रहती है। आगे चलकर भविष्य में यदि एकादश भाव के स्वामी दूषित हैं, मंगल यदि दूषित है, तो जातक कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी पड़ जाता है, बस भाई भाई के बीच में। विषाक्त कालसर्प योग वाले जातक का जीवन मुख्यतः संघर्षपूर्ण ही देखा गया है। क्योंकि कुंडली का एकादश भाव कुंडली का वन ऑफ द सबसे शुभ भाव माना गया है। कुंडली का एकादश भाव हो, नवम भाव हो, यह कुंडली का सबसे शुभ स्थान है। क्योंकि कुंडली का एकादश भाव आय का स्थान है। जीवन में जो भी शुभ आय हो आपका, वह कुंडली के एकादश भाव से होता है। यहाँ तक शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि कुंडली के एकादश भाव में कोई भी ग्रह अपना बुरा परिणाम नहीं देते। लेकिन जब कालसर्प योग है तो स्थिति कुछ विपरीत बनती है। और जब कुंडली के सबसे शुभ भाव में यह योग बना हो, कालसर्प योग बना हो, इसीलिए इसका नाम विषाक्त कालसर्प योग भी रखा गया है, तो वह जातक के जीवन को पूर्णतः संघर्षपूर्ण बनाए रखता है। ऐसा जातक नेत्र पीड़ा, हृदय रोग, अनिद्रा की समस्या से पीड़ित रहता है, कष्ट भोगता है। इनको नींद भी बहुत कम आएगा, नींद में बुरे स्वप्न उत्पन्न हो सकते हैं, भूत प्रेत या फिर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज से रिलेटेड ये स्वप्न देखेंगे इनका, या फिर किसी भी प्रकार से इनका नींद भंग होगा, इनको नींद सही से नहीं आएगा, नींद की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इसके कारण ये जातक परेशान रहेंगे। क्योंकि कुंडली का एकादश भाव द्वादश से द्वादश में पड़ता है
और द्वादश स्थान स्वप्न का स्थान है, स्वप्नावस्था निद्रावस्था का स्थान है, आपके नींद का स्थान है। तो वह आपके नींद को पीड़ित करता है, भंग करता है। विषाक्त काल सर्प योग वाले जातक का अंत रहस्यमय ढंग से होता है, ऐसा देखा गया है, शास्त्रों का यह मत है। तो दोस्तों, यह मेरा एक विश्लेषण था विषाक्त काल सर्प योग के ऊपर। तो आपको अपने कुंडली में काल सर्प योग के फल को समझने के लिए सबसे प्रथम आपको यह देखना होगा कि 12 प्रकार के काल सर्प योग में से कौन सा काल सर्प योग आपकी कुंडली में बन रहा है, उसके फल को आपको समझना होगा। उसके बाद आपको अपने लग्न की राशि देखनी है, आपके प्रथम भाव में कौन सा नंबर है, कौन सा राशि है। उस राशि के आधार पर भी काल सर्प योग का एक अपना फल होता है, क्योंकि प्रत्येक राशि के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं और प्रत्येक ग्रहों से राहु और केतु का अपना अलग संबंध है। उस संबंध के आधार पर काल सर्प योग प्रत्येक लग्न राशि पर अपना अलग फल देता है, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है। इसके पूर्व के वीडियो सीरीज में आप देख सकते हैं। जो भी आपके लग्न की राशि है उस आधार पर काल सर्प योग का क्या फल बन रहा है आपकी कुंडली में, उसको आपको देखें। उसके बाद इन दोनों फलों को आपको मिलाएं और एक सटीक फलादेश तक पहुंचे, तभी आप सटीकता तक जा पाएंगे कि आपको काल सर्प योग किस प्रकार का फल दे रहा है। इसके बाद भी काल सर्प योग के विश्लेषण में अनेक विषमताएं होती हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में विषाक्त काल सर्प योग बना है और राहु और केतु के साथ अन्य कोई भी ग्रह बैठे हैं। मान लीजिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, इनमें से कोई भी ग्रह बैठे हों, तो सूर्य चंद्रमा से ग्रहण दोष बन जाएगा, बृहस्पति से चंडाल दोष बन जाएगा, मंगल से अंगारक दोष बन जाएगा। तो काल सर्प योग का तो अपना फल है ही, साथ ही यह जो योग है इसका भी अपना विशेष फल होता है, क्योंकि यह योग राहु और केतु से ही निर्मित है। इसीलिए यह काल सर्प योग की विषमता में और भी अधिक अनिष्टकारी फल उत्पन्न करेगा। विषमताएं अनेक बढ़ जाएंगी। कई विद्वानों का यह मत है कि कुंडली में यदि काल सर्प योग हो और साथ में किसी भी प्रकार का ग्रहण दोष हो तो वह काल सर्प योग के फल को 10,000 गुना अधिक बढ़ा देता है। उसी प्रकार कुंडली में कई ऐसे शुभ योग होते हैं, कई ऐसे राजयोग होते हैं जिस कारण काल सर्प योग के विषमता में कमी आती है, उसके अनिष्टकारी फल में कमी उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग में से कोई भी राजयोग बना हो तो वह आपके काल सर्प योग के फल में कमी उत्पन्न करेगा। वो 30% 40% तो ऐसे ही कम कर देगा। मान लीजिए आपके धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली में विषाक्त काल सर्प योग बना है, लेकिन बुध ग्रह से भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, तो काल सर्प योग का फल जो है उसमें थोड़ी कमी उत्पन्न होगी। उसी प्रकार सूर्य बुध का योग हो, साथ में सूर्य बुध बैठे हो, चंद्र मंगल का चंद्र मंगल योग हो, तो इस प्रकार के योग होने से काल सर्प योग के फल में कमी आती है। उसी प्रकार इसके पूर्व के वीडियो में मैंने यह भी बात किया है कि कौन से ऐसे योग हैं जो कुंडली में यदि बने तो काल सर्प योग यदि कुंडली में है फिर भी उसका भंग होता है, अर्थात काल सर्प योग का 0% फल आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की विषमताओं को पूर्णतः समझकर तभी एक सटीक विश्लेषण किया जा सकता है और उसके फलादेश के साथ सटीक उपाय को निकाला जा सकता है। आप सिर्फ इस आधार पे नहीं जा सकते कि यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो आपने उसका शांति खंडन विधान करा लिया, तो आपको इस प्रकार शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने कई जगह काल सर्प योग का खंडन करवाया है पर उनको शांति नहीं मिली है। और मैंने कुछ सिंपल उपाय किए, कुछ सिंपल उपाय उनको बतलाएं और उनको फल देखने को मिला। तो उसका रहस्य यह काल सर्प योग की विषमताओं में छिपा हुआ है। काल सर्प योग नाम का कोई योग नहीं है हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में। अभी के आचार्यों ने, अभी के मॉडर्न युग के विद्वानों ने राहु और केतु के प्लेसमेंट के आधार पर इस योग को नाम दिया है, पर ऐसा नहीं कि यह काल सर्प योग का नाम शास्त्रों में नहीं है तो इसका फल आपको नहीं मिलता। वो फॉर्मूला का नाम है काल सर्प योग, जो अभी हमारे मॉडर्न युग में काफ़ी प्रचलित है और होना भी चाहिए, क्योंकि यह काल सर्प योग का निर्माण मुख्यतः पितृदोष के कारण, पितृ ऋण के कारण होता है। और अभी इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, विश्व में कोई भी ऐसा घर नहीं है, बहुत ही कम घर ऐसे हैं जहां पर पितृदोष आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि काल सर्प योग का निर्माण होता ही है। इसलिए इसका अध्ययन, इसका विश्लेषण करना अति आवश्यक है। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं
और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।